नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। और नमस्कार, मैं हूं संदीप। आज शेयर बाजार में हमने एक उल्टी गंगा बहते हुए देखी। शेयर बाजार जहां एक ओर धड़ाधड़ गिर रहा था, वहीं एक शेयर ऐसा था जो लंबी लंबी छलांगें भर रहा था। निफ्टी का फाइनेंस इंडेक्स आज सबसे ज़्यादा 2.25% टूटा है, लेकिन इस इंडेक्स या इस सेक्टर की एक कंपनी थी जो लगातार ऊपर की तरफ भाग रही थी। कंपनी का नाम है IIFL फाइनेंस। कंपनी में इतना जो शेयर है वो इतना तेज क्यों भागा आज, आइए जानते हैं हमारे साथ ही संदीप ग्रोवर जी से। संदीप जी, क्या वजह है कि IIFL आज जो शेयर है 7.5% आज भागा है, जबकि जो इंडेक्स है वो 2.25% टूटा है? देखिए, इसमें खबर है और खबर ये है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसे आप ADIA के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इनकी एक सब्सिडरी है IIFL हाउसिंग फाइनेंस। इनका जस्ट एक सेगमेंट है, एक सब्सिडरी है, उसमें उन्होंने 20% हिस्सा खरीदा है। और आप ध्यान दीजिए अभिषेक, 2200 करोड़ रुपए में ये 20% हिस्सा खरीदा गया है। अच्छा। यानी कि जिस सब्सिडरी में 20% का निवेश उन्होंने 2200 करोड़ रुपए में किया है, उसके वैल्यूएशन 100% हिस्से के लिए 2200 करोड़ के हिसाब से 11,000 करोड़ रुपए के आसपास के बैठते हैं। कल की क्लोजिंग यानी 9 जून की क्लोजिंग अगर आप देखें तो उस हिसाब से 12,480 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल मार्केट कैप था पूरी कंपनी का। जिस IIFL फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, करीब 12,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप था। यानी कि अगर आप IIFL हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी 11,000 करोड़ की डील हुई है, उसको निकाल दें तो जो बाकी बचा कारोबार है वो महज 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में आपको मिल रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए, जो डील हुई है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी हुई है। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ कारोबार है, वो आपके मन में सवाल होगा वो कितना बड़ा है, जिसकी 1,500, कौन सा कारोबार? हाँ, कौन सा कारोबार है जिसकी 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बताई जा रही है। देखिए, जो बाकी बचा हुआ कारोबार है जिसकी 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, उसमें इनका गोल्ड लोन भी शामिल है, उसमें इनका माइक्रो फाइनेंस कारोबार भी शामिल है, और उसके साथ साथ तीसरा इनका जो डेवलपर लोन है वो भी इसमें शामिल है। अब आप इसे हल्के में मत आंकिए। अगर आप 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम कह रहे हैं तो उस लिहाज से कारोबार बिल्कुल भी छोटा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि कितना बड़ा कारोबार है ये। अगर आप बीते वित्त वर्ष की बात करें, FY22 में करीब 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इन 3 कारोबार से हुआ था। मतलब जो 1,500 करोड़ का कारोबार हाँ, है, जो बचा हुआ कारोबार 800 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। 800 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ था। और आप देखिए, इसी तीनों कारोबारों से जो बचा हुआ कारोबार है, जो मौजूदा वित्त वर्ष है FY23 वित्त वर्ष 2023, वो माना जा रहा है 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इन तीनों कारोबारों से आता हुआ दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो IIFL हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे डील हुई है 11,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन में, केवल वही अच्छा कारोबार है। जो बाकी बचा हुआ कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार है वो, और काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और अच्छे खासे मुनाफे कमाता है वो भी। तो उस लिहाज से देखा जाए, अच्छे खासे मुनाफे वाला जो बचा हुआ बिजनेस है वो आपको 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी लालायित होगा शेयर को खरीदने के लिए। जिस वजह से आप कह रहे हैं कि एक तरफ जो सेक्टर का इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंस, वो करीब 2.25% गिरकर बंद हुआ और ये स्टॉक लगातार ऊपर चढ़ रहा था। तो अगर हम अब बात करें IIFL फाइनेंस की, तो इसका जो कारोबार है उसकी क्या वैल्यू है, और अभी मतलब पूरे कारोबार का अगर हम एक उसकी वित्तीय स्थिति देखें तो वो कैसी है कंपनी की? देखिए, जो बाकी 3 बचे कारोबार हैं उसके नंबर्स मैं आपको बता रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप IIFL फाइनेंस की बात करें तो आप इनके नंबर्स FY20 यानी वित्त वर्ष 2020 के देखिए तो उसमें 500 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था। 2021 में यानी वित्त वर्ष 2021 में बढ़कर 760 करोड़ रुपए हो गया। अब जो लेटेस्ट नंबर आए हैं वित्त वर्ष 2022 में, उसमें आप देखें तो करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हो गया। यानी कि लगभग 2.5 गुना के आसपास पिछले 2 साल में इस कंपनी का जो मुनाफा है वो ग्रो हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी किसी भी तरह से खराब है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। और उसके लिहाज से, और ये जो IIFL हाउसिंग फाइनेंस में ये डील हुई है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनके जो बिजनेसेस हैं कितने ल्यूक्रेटिव हैं और कितना ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। तो वित्तीय हालात इस कंपनी के बहुत मजबूत है, और शायद यही कारण है कि अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इतने बड़े जो निवेशक है उन्होंने अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ये डील करी है। ओके, ये तो हो गया मौजूदा स्थिति कंपनी की, हमें वैल्यू भी पता चल गई, उसका मार्केट कैप पता चल गया, उसकी वित्तीय स्थिति पता चल गई। तो अब आगे इसका जो रोड मैप है कंपनी का वो कैसा है, और अगर कोई निवेशक इसमें निवेश करना चाहता है तो उसके लिए क्या अभी अवसर मौजूद हैं? क्या वो उसमें एंट्री कर सकता है अभी? देखिए, रियल एस्टेट जिस तरह से ग्रो कर रहा है उससे आप जो इनका हाउसिंग फाइनेंस जिसमें डील हुई है उसका तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से वो ग्रो कर सकता है। साथ ही जो बाकी बचे हुए कारोबार हैं, इन सबको अगर हम क्यूमुलेटिवली मिला लें तो कोई भी डील या कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर
इस लिहाज से चलता है कि उसके वैल्यूएशन किस तरह के हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखिए, जो वित्त वर्ष मौजूदा 2022 का जो साल खत्म हुआ है उसमें देखें तो करीब 31 रुपए के आसपास का ईपीएस इन्होंने क्लॉक किया है, अर्निंग्स पर शेयर जो होता है। उस लिहाज से 9 जून की जो कल की क्लोजिंग थी 329 रुपए के आसपास की, शेयर महज 10.5 गुना के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है। आज की जो 7.5% के आसपास की बढ़त हुई है उसको भी अगर आप मिला लें, उसको फैक्टर इन भी कर लें, तब भी ये शेयर 11.25 गुना के आपको पी मल्टीपल के आसपास अवेलेबल नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि ये बाकी कंपनियां जो हैं सेक्टर की, उनके मुकाबले कैसे खड़ा है। मैंने बाकी कंपनियों को भी कंपेयर किया, बाकी सभी कंपनियां आप सेक्टर की देखें तो वन ऑफ द चीपेस्ट, सबसे सस्ती कंपनियों में से एक ये आपको आईआईएफएल फाइनेंस, पूरे फाइनेंस सेक्टर में ये अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसके लिए सस्ते में मतलब एक सोना खरीदने जैसा ये शेयर हो सकता है। और उसके साथ साथ आप देखिए कोई बड़ा निवेशक आके इनके सिर्फ एक कारोबार में इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे आके निवेश कर रहा है, तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, इनके फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं। 500 करोड़ वाला मुनाफा 2 साल में करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, और उसके साथ साथ एक बड़े निवेशक की बैकिंग। तो क्या इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि आरबीआई ने जो अभी रेपो रेट बढ़ाया है उसका फायदा भी क्या फाइनेंस इसको मिल सकता है? देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो क्या वो बैंकिंग या किसी वित्तीय कंपनी के लिए वो दिक्कत की बात हो सकती है। एक प्रूवन फैक्ट है कि ओवर द लॉन्गर टर्म जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो किसी भी वित्तीय कंपनी या एनबीएफसी के लिए या किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए ये अच्छा माना जाता है। उनके जो मार्जिन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम है जो वो आगे बढ़ सकता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, और उसके साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसे हम निम कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। और इसके तो आप देखिए 4 कारोबार हैं, 3 कारोबार के तो हमने मुनाफे के नंबर बात कर ली, और चौथे में एक बड़ा निवेशक अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे आके निवेश कर रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इस कंपनी का जो आउटलुक है वो बेहद स्ट्रांग है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से बातचीत कीजिए, उनसे राय लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसमें निवेश के मौके देख सकते हैं। संदीप जी, आज आपने आईआईएफएल फाइनेंस के बारे में हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, उम्मीद है वो उन्हें ज़रूर पसंद आई होगी और वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसी ही तमाम शेयर बाज़ार से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। धन्यवाद संदीप।